यह कहा जाता है कि विश्व शक्ति वही बन सकता है जो अंतरिक्ष की शक्ति बन सकता है। और यह बड़ी खुशी की बात है कि भारत विश्व की एक बड़ी अंतरिक्ष शक्ति बन चुका है और दुनिया में स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में आज भारत का तीसरा स्थान है। वर्तमान में आप स्पेस टेक्नोलॉजी और स्पेस एक्टिविटी को लेकर के होड़ देख रहे होंगे। दुनिया के अनेक देश अंतरिक्ष की गतिविधियों में अपने लिए छलांग लगाने के लिए तैयार हैं। अभी एलन मस्क की कंपनी के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट जो सौर मंडल के लगभग सभी ग्रहों तक जाने में सक्षम होगा, ऐसा कहा जा रहा है कि वह बृहस्पति तक, शनि तक, अरुण, वरुण, यम सब तक जाने में सक्षम होगा। खैर बृहस्पति के बाद तो स्थलीय भाग है ही नहीं, लेकिन सभी ग्रहों तक जाने में सक्षम होगा। स्टारशिप एयरक्राफ्ट जिसका भी ट्रायल होना था, टेस्ट होना था, लेकिन संयोग से वो टाल दिया गया है। तो ऐसे में यह बहुत चर्चा का विषय बन गया है पूरा अंतरिक्ष का क्षेत्र। लेकिन संयोग की बात है, आज के ही दिन 19 अप्रैल के दिन ही भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया गया था। लगभग 12 बजे आज के ही दिन 19 अप्रैल 1975 को भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया गया। इंदिरा गांधी के पास 3 नाम रखे गए थे कि भारत के पहले उपग्रह का क्या नाम होना चाहिए। तो वैज्ञानिकों ने एक नाम रखा था, पहला नाम रखा था मैत्री, दूसरा नाम रखा था आर्यभट्ट और तीसरा नाम रखा था जवाहर। भारत में थोड़ा नेताओं को खुश करने की भी कोशिश रहती है और शुरुआती दौर में भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने भी इस तरीके का सुझाव दिया। लेकिन अच्छी बात है कि इंदिरा गांधी ने ना मैत्री नाम चुना और ना ही अपने पिता का नाम जवाहर नाम चुना। उन्होंने भारत के महान वैज्ञानिक जिन्होंने पूरे दुनिया में विज्ञान और गणित के नींव के लिए अनेक अनुसंधान किए और जीरो का आविष्कार किया। शून्य के बिना ना तो गणित संभव है ना तो विज्ञान संभव है। उसी आर्यभट्ट के नाम पर भारत के पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। आर्यभट्ट बनाने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 1971 में इंदिरा गांधी ने एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक, मतलब बहुत महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई शामिल हुए और डॉक्टर UR राव, उडुपी रामचंद्र राव शामिल हुए और बहुत ही बड़े प्रशासनिक अधिकारी थे। DP धर जो उस समय रूस के राजदूत थे वो शामिल हुए। परमेश्वर नारायण हक्सर, PN हक्सर उसमें शामिल हुए और रूस के राजदूत को भी उस मीटिंग में बुलाया गया था, निकोलोई पेगेव को बुलाया गया था। और मीटिंग शुरू हुई तो विक्रम साराभाई ने सारा प्लान रखा कि हम एक उपग्रह बनाना चाहते हैं और उस उपग्रह को हम लॉन्च करने के लिए एक रॉकेट चाहते हैं, रॉकेट की सहायता चाहते हैं। रूस के राजदूत के सामने जब ये बात रखी गई तो पहले वो मुस्कुराए, थोड़ी देर रुके, इसके बाद उन्होंने कहा एक शर्त है, रूस सहायता कर सकता है लेकिन एक शर्त है। तो विक्रम साराभाई ने कहा क्या शर्त है? उन्होंने कहा कि अगर आपको पता है कि चीन का उपग्रह कितने वजन का था? तो उन्होंने कहा 173 किलो का था, 173 kg का। UR राव ने ये बात बताई। तो उन्होंने कहा अगर आप उससे भारी उपग्रह बनाते हैं तो मैं निश्चित रूप से आपके उपग्रह को लॉन्च करने में मदद करूंगा और रूसी अंतरिक्ष एजेंसी आपकी मदद करेगी। विक्रम साराभाई मुस्कुराए, उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने जो आर्यभट्ट उपग्रह डिज़ाइन किया उसके दुगने, रूस जो चीन के द्वारा उपग्रह छोड़ा गया था 1970 में 173 kg का, तो उसके दुगने से भी ज़्यादा 350 kg का आर्यभट्ट उपग्रह बनाया गया और बाद में रूस के बैकानूर से आज के ही दिन 19 अप्रैल को दिन के 12 बजे वहाँ से लॉन्च किया गया और सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में जा कर के काम करने लगा। और यहीं से भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के वास्तविक परीक्षण और वास्तविक अनुप्रयोग के दौर की शुरुआत हुई।
यद्यपि इस पूरे उपग्रह को बनाने का जिम्मा डॉक्टर U.R. राव को दिया गया, इसीलिए U.R. राव को भारत में सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत में उपग्रह का पिता कहा जाता है डॉक्टर U.R. राव, उडप्पी रामचंद्र राव। यहाँ तक कि जहाँ भारत में अब सैटेलाइट बनाई जाती है, 2017 में U.R. राव की डेथ हो गई, तो जहाँ सैटेलाइट बनाई जाती उन्हीं के नाम पर सैटेलाइट सेंटर का बंगलुरु में नाम रख दिया गया है, U.R. राव सैटेलाइट सेंटर, जिसको पहले कहा जाता था इसरो सैटेलाइट सेंटर, आईसेक कहा जाता था। उनके सम्मान में ये नाम दे दिया गया। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, विक्रम साराभाई से इंदिरा गांधी ने पूछा था कि सैटेलाइट बनाने से क्या लाभ होगा भारत को, तो बड़ा मुश्किल जवाब था। तो विक्रम साराभाई ने कहा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत शुरुआती बढ़त प्राप्त करेगा। इंदिरा गांधी ने कहा इससे क्या लाभ, तो उन्होंने कहा कम्युनिकेशन की सुविधा मिलेगी, पूरे देश में कम्युनिकेशन एक जैसा जो है पेनिट्रेशन और नेटवर्क होगा, और आप कहीं भी फ़ोन करेंगी तो तुरंत फ़ोन पहुंच जाएगा, किसी भी मुख्यमंत्री से बात करेंगी। उन्होंने कहा ये अच्छा लगा, और इसी बात को फोकस करके इंदिरा गांधी ने फिर कहा कि कितना पैसा लगेगा इसको बनाने में। विक्रम साराभाई ने कहा 3 करोड़ लगेगा। उन्होंने कहा फिर ओके, तो उन्होंने इस कार्यक्रम को अनुमति, हरी झंडी दे दिया। लेकिन इसी साल हुआ क्या, 1971 में ही जो है विक्रम साराभाई की डेथ हो गई, जिसके नाते कुछ देर तक ये कार्यक्रम रुक गया। लेकिन बाद में M.K.G. मेनन और प्रोफेसर सतीश धवन के आने से पुनः इस कार्यक्रम की बड़े स्तर पर शुरुआत हुई, और डॉक्टर U.R. राव के नेतृत्व में अंततः हम लोग भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट को तैयार करने में पूरी तरीके से सक्षम हो गए, और अंततः आर्यभट्ट को तैयार करके हम लोगों ने रूस के बैकानूर सेंटर से उसे छोड़ा। इसके बाद भारत ने अनेक प्रकार के उपग्रहों को तैयार किया और उसे सफलतापूर्वक छोड़ा भी। उसमें आप जानते हैं रोहिणी श्रृंखला के उपग्रह वो पहले उपग्रह है जिसको हमने श्रीहरिकोटा से छोड़ा। आपको याद होगा 1979 में रोहिणी टेक्नोलॉजी पेलोड के नाम से भारत का पहला उपग्रह श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया, लेकिन वो असफल रहा। इसके बाद रोहिणी सैटेलाइट को 1980 में दोबारा तैयार करके छोड़ा गया और भारत इस प्रक्षेपण में सफल रहा। अब श्रीहरिकोटा से उपग्रह छोड़ने का क्या फ़ायदा? श्रीहरिकोटा से उपग्रह छोड़ने का ये फ़ायदा कि हमारे पास अपना लॉन्च व्हीकल तैयार हो गया। और जानते होंगे भारत का पहला लॉन्च व्हीकल तैयार किया था, पहला रॉकेट जिससे लॉन्चिंग की जा सके उसे तैयार किया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने SLV के नाम से, जिसको SLV-3 भी उस समय कहा गया था। और इसी 1980 में जो श्रीहरिकोटा से सफलता मिली, उसी के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को 1982 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। यद्यपि भारत में रॉकेट मैन के नाम से डॉक्टर विक्रम साराभाई को जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने भारत का पहला रॉकेट 1967 में रोहिणी 75 के नाम से बनाया था। लेकिन भारत का पहला सैटेलाइट डॉक्टर U.R. राव ने आर्यभट्ट के नाम से बनाया। भारत का पहला लॉन्चिंग रॉकेट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बनाया। खैर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल बनाने के नाते मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। लेकिन महिलाओं ने भी भारत के रॉकेट और सैटेलाइट विज्ञान में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, जिसमें आप जानते होंगे कि डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव, जिनको रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, और मंगल मिशन करके एक मूवी भी बनी है, आपने देखा होगा, उसमें रितु करिधल की भूमिका विद्या बालन ने निभाई है। और चूँकि मंगल मिशन रितु करिधल के द्वारा बनाए गए रॉकेट PSLV C-25 के ऊपर ही सफल हुआ, इसलिए उसी पर वो मूवी आधारित है। और इसके अलावा सैटेलाइट के क्षेत्र में महिला वैज्ञानिकों ने भी बहुत बड़ा योगदान किया है। डॉक्टर TK अनुराधा का नाम आपने सुना होगा, जिनको सैटेलाइट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत की पहली महिला वैज्ञानिक जिन्होंने सैटेलाइट बनाने में बड़ी भूमिका निभाई और GSAT-12 सैटेलाइट बनाया, बाद में GSAT-17, GSAT-18 बनाया। उनको स्पेस गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। और वर्तमान में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष अभियान जिसको गगनयान के नाम से जाना जाता है, यह भी एक महिला के ही नेतृत्व में है। अगले साल उसका जो है
प्रक्षेपण होगा और वो सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में जाएगा डॉक्टर वी.आर. ललथम्बिका के नेतृत्व में। तो आप इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और इससे संबंधित अपने कंसेप्ट को मजबूत रख करके रखेंगे, क्योंकि ये वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है स्पेस टेक्नोलॉजी की दृष्टि से। खासकर एलन मस्क ने अपने अभियान को शुरू करने की हरी झंडी देकर के पूरे माहौल को गर्म कर दिया है और इस स्टारशिप एयरक्राफ्ट पूरी दुनिया में चर्चा का कारण बन गया है। उसको महा रॉकेट कहा जाता है सुपर रॉकेट, हैवी रॉकेट। तो स्टारशिप के नाते आपके भी शुरुआती जड़ से सवाल पूछे जा सकते हैं। ये पूरा विषय ही इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो आज के संवाद श्रृंखला में इतना ही। पुनः हम लोग कल नए विषय पर बात करेंगे और एग्जाम से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार बातचीत करते रहेंगे। जो लोग अभी संवाद श्रृंखला में नए जुड़े हुए हैं, पहले से जो हम लोगों ने संवाद श्रृंखला में बातें की हैं जिन विषयों पर, सबको एक बार देख करके नोट्स बनाते रहें। निश्चित रूप से आपको बहुत बहुत बड़ी बढ़त मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।